हेलो दोस्तों, लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। जो हमारा लास्ट पार्ट है वो है इसका इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 के बीच वाला जो है, ठीक है। और इससे पहले के अपने पार्ट्स हमने खत्म कर दिए, ठीक है। इसके बाद एक और चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मैं दोबारा बोल दूं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप सिलेबस देख रहे होंगे तो आपको पता है कि कुछ चैप्टर कंबाइंड किए हुए हैं, ठीक है ना। तो उन चैप्टर को अगर मैं कंबाइंड में पढ़ाऊंगा तो काफी सारे पार्ट्स बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम उसे जैसे टीआरजन में जैसे पार्ट्स में तोड़ा हुआ है ना चैप्टर्स को, यानी एक बड़े चैप्टर को दो तीन पार्ट में तोड़ा हुआ है, उसके हिसाब से समझाया गया है। तो बिल्कुल वैसे ही मैं आपको समझाने वाला हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद कोई भी जो मन करेगा, ठीक है, जो रेलेवेंट होगा टर्म वन के लिए, उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक चैप्टर उठाएंगे और उसको करेंगे, ठीक है। लाइन बाय लाइन मन होगा तो कराएंगे, वरना कोई भी मैं बोल रहा हूँ करवाएंगे, बट वो रेलेवेंट होगा आपको टर्म वन के लिए। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो आज का जो पहला पॉइंट है वो है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर्स बताओ, ठीक है, जो कि परस्यूड थे कब, अंडर प्लानिंग टिल 1991, ठीक है। तो हमें सबसे पहला पॉइंट यही पढ़ना है, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़नी है हमें। तो फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बट इसके अंदर कंटेंट पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको टिक मार्क बेस पे चलना है। क्लियर है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, ठीक है। जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। देखो क्या है, पहला, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया गया था, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, भारत ने यानी इंडिया में क्या होता था, पब्लिक सेक्टर को ना बहुत ज्यादा, जो पब्लिक जो इंडस्ट्रीज एंड ऑल होती थी ना, उसे बहुत ज्यादा क्या भरोसा किया जाता था। बट देखा जाए ना तो वो बेचारी हमेशा लॉस में रहती थी, यानी जितना भरोसा उस पर किया जाता था वो वैसा हमें क्या है आउटपुट मतलब नहीं देती थी, वो हमेशा लॉस में रहती थी। तो यहाँ पे दिक्कत हुई हमें, सबसे पहले इसी में दिक्कत थी, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। उसके बाद गवर्नमेंट को थोड़ी अकल आने लग गई, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, रेगुलेटेड डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया, किसका, प्राइवेट सेक्टर का। धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट शुरू हो गया था, क्योंकि इससे पहले प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कुछ नहीं रखा जाता था। वो सोचते कि प्राइवेट वाले तो बुरा बर्बाद कर देंगे, बट देखा जाए तो प्राइवेट वाले काम को सही करते हैं। क्यों करते हैं, इसका रीजन भी है, क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, और प्रॉफिट मोटिव के लिए कोई अपनी गुडविल को, अपनी जो क्या नाम है इमेज को बर्बाद नहीं करेगा, ठीक है। वो प्रॉफिट भी कमाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रॉफिट भी कमाएगा, बट काम भी तरीके से करेगा। बट जो पब्लिक सेक्टर, जो हमारे पब्लिक सेक्टर थी सारी, इसमें दिक्कत क्या थी कि ना तो ठीक से काम हो रहा था, और साथ साथ में लॉस में जा रही थी। किसमें जा रही थी, लॉस में जा रही थी। तो दो पॉइंट्स आपके क्लियर होते हैं। उसके बाद इसने बोला, इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रोडक्शन करवाया किसका, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन को बढ़ाया गया यहाँ पे, यानी डेवलपमेंट किया गया किसका, एसएसआई का। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या किया गया, डेवलपमेंट किया गया। एंड रेगुलेशन किया गया, रेगुलेशन किसका, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का। इसका मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया, एसएसआई को स्टार्ट किया गया, बट साथ साथ में जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी, जैसे हमारी कॉटन इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गया, या इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है, तो इनका क्या किया, रेगुलेशन को ठीक से स्वचालित किया गया, मतलब चलाया गया, ठीक है ना। उसके अलावा डेवलपमेंट किया गया, किसका डेवलपमेंट किया गया, हैवी इंडस्ट्रीज का। हैवी इंडस्ट्रीज जैसे आयरन स्टील टाइप की इंडस्ट्रीज होती है ना, स्टील, माइनिंग, ऑयल, गैस, इस टाइप की क्या है, इनका भी क्या डेवलपमेंट किया गया। तो यहाँ जो पहली चार है ना, वो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, सेक्टर से रिलेटेड है। यानी पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा भरोसा किया, बट वो लॉस ही लॉस में जा रही थी। फिर प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, साथ साथ में क्या, एसएसआई को बढ़ाया गया ताकि इंप्लॉयमेंट बढ़ सके, क्योंकि ये छोटे मोटे काम थे वो एसएसआई कर लेती है, तो उससे इंप्लॉयमेंट भी बढ़ता है और इक्विटी भी आती है। इक्विटी मतलब समानता। और साथ साथ में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी रेगुलेट किया गया, और हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप भी किया गया। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा इन्होंने फोकस किया किस पे, सेविंग पे और इन्वेस्टमेंट पे। किसमें फोकस किया गया, इसके अंतर्गत फोकस किया गया आपकी सेविंग और उस पे किसमें, इन्वेस्टमेंट पे। कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आप लिख सकते हो उसके ब्रैकेट में कि इन्वेस्टमेंट क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस है, यानी अगर आप बैंक में 1 लाख रुपए लगाते हो, तो वो कुछ टाइम बाद आपका 1,10,000 1,15,000 हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपकी कैपिटल फॉर्म हुई है। फॉर्म मतलब होता है निर्माण होना, यानी इसे कहते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फोकस किया गया, साथ साथ फोकस किया गया, सबसे बेस्ट चीज थी ये वाली, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे। किस पे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। वैसे इसको इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, बट मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा इसको लिख करके। अभी चैप्टर आने वाला है, उसमें हम इसकी बात करेंगे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी की, ठीक है। बट अभी समझा देता हूँ थोड़ा बहुत है क्या ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, यानी हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो होता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं ना गुड्स, उसकी जगह पे
हम बोलते हैं कि उसका जैसा कुछ अपने घर पे बना लो। अब जैसे मान के चलो कोई कहता है कि नहीं मैं तो इसी साबुन से नहाता हूँ और ये बाहर से अमेरिका से बन के आता, मैं वहीं से इंपोर्ट करता हूँ। तो हमने कहा भाई उसके जैसा साबुन इंडिया में भी बन जाएगा, टेंशन मत लो, इंडिया में बनवा लेंगे, आप इंडिया का साबुन यूज करो। यानी इसका मेन फोकस क्या है, यानी इंपोर्ट को कम करना। क्योंकि अगर हम इंपोर्ट पे ज्यादा करते हैं ना, इंपोर्ट को ज्यादा करते हैं, तो उससे डिपेंडेंस हमारी बाहर की कंट्री के ऊपर ज्यादा हो जाती है। यानी हम बाहर की कंट्री के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, जिससे वो हमारा फायदा उठा सकता है और आपकी इकोनॉमी वीक हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो डिपेंडेंस को कम करने के लिए, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेके आते हैं। यानी उसके जैसा गुड्स अपने घर में बना लो, जिससे इंपोर्ट को क्या कर सके, हम कम कर सकें। हमेशा मैं बार बार हर यात्रा वीडियोस में बोलता हूं कि जो भी आपकी एक्सपोर्ट जो होता है ना, किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट बहुत अच्छी चीज होती है, बट अगर इंपोर्ट की बात करें तो सही नहीं माना जाता, ठीक है ना। तो इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमने बोला यहाँ पे फोकस करना है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, मतलब उसके जैसा गुड्स आप अपने घर में बना लो ना। क्लियर। चलो, उसके अलावा प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, यानी हुआ क्या कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा कि अब जो अपने घर की इंडस्ट्रीज है ना, उसको बाहर की इंडस्ट्रीज के साथ कॉम्पीट करने ही नहीं दिया, यानी इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई। उनका मानना यह था कि अगर हमने कॉम्पीट किया तो हम हार जाएंगे, बट एक्चुअल में देखा जाए जब भी कंपटीशन होता है ना, तभी जाके बेटर रिजल्ट आता है। क्योंकि कॉम्पीट करने से हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती है और हम नए वे में कम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें मार्केट में टिकना होता है। तो इन्होंने यहाँ पे प्रोटेक्शन करवाई किसमें, फॉरेन कॉम्पिटिशन, जबकि इनको कॉम्पिटिशन करवाना चाहिए था। बात समझ आ गया ना। तो जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन करवाएगी, जो कि प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे फॉरेन कंपटीशन से हमें कॉम्पीट करना चाहिए था, ताकि हम भी एक चाइना की तरह क्या है, इकोनॉमी के अपनी इकोनॉमी को मजबूत बना सकते हैं। क्लियर है ना। अब वही बात हो गई ना, मान लो आप अपने घर पे हो, ठीक है, अकेले अकेले छत पे दौड़ लगाते रहते हो और सोचते हो कि तुमसे बड़ा कोई नहीं, ठीक है, अपने आप को 30 मार का समझते हो आप। तो उसका आप देखो, अगर आपने फिर वही चीज वही दौड़ना, मैं आपसे बोलता हूँ कि आप एक काम करो, अपने से ना 10 साल छोटे बच्चे से लगा के देख लो, भाई साहब आप हार जाओगे, ठीक है। और अगर हारोगे नहीं तो कम से कम वो आपको बहुत अच्छी वो दे सकता है, क्योंकि आपने सिर्फ छत पे लगा करके आप चौड़े समझ रहे हो अपने आप को कि भाई मैं तो दौड़ सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं तो ऐसे बहुत कुछ कर लेता हूँ। बहुत होता है ना, ख्याली पुलाव कहते हैं, पुलाव बनाने वाले लोग बहुत होते हैं, ठीक है। वो जो एक्चुअल में कॉम्पीट करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनका दायरा क्या है। तो वही चीज यहाँ पे करवानी चाहिए थी, कंपटीशन करवाना चाहिए था, बट यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया। उसके अलावा फॉरेन कैपिटल जो था ना, उसका भी उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन डाल दी। बताओ, यानी फॉरेन कैपिटल का मतलब होता है, जब देखो आपने एफडीआई और एफपीआई के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं करवाने वाला हूं कुछ टाइम बाद, क्या कहते हैं से, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वहां करवाऊंगा, ठीक है। तो जैसे आप समझ लो कि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आनी है, तो इन्होंने क्या करा कि बोलो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट नहीं आने देंगे हम। गवर्नमेंट बोला नहीं आने देंगे। हमने बोला क्यों नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा अगर इन्वेस्टमेंट आ गई ना तो उनका हमारे ऊपर कंट्रोल हो सकता है, वो हमारे को दोबारा दबा सकते हैं। वैसे हम 200 साल के बाद तो अंग्रेजों से आजाद हुए हैं, 150-200 साल बाद, ठीक है। ऊपर से तुम दोबारा उनकी कैपिटल आने दोगे तो पैसा लगा लगा के हमें दोबारा से कहीं पकड़ ना ले। तो बेचारों को, इंडिया वालों को डर लगा हुआ था, तो उन्होंने क्या करा, फॉरेन कैपिटल को आने नहीं दी। उन्होंने बोला इससे अच्छा तो हम लोन ले लेंगे, एक टाइम को लोन लेंगे, उसको चुका देंगे, ज्यादा बढ़िया है, मगर कैपिटल नहीं आने देंगे, नहीं एफडीआई को नहीं आने देंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आने नहीं देंगे किसी कीमत पे भी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। बाद में इंडिया जब बिकने के कगार में बहुत बुरी हालत में पहुंच गया था ना, आपको पता ही है, जब मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव जी जो थे, जब जहां तक मुझे याद है, इनकी बहुत बड़ी वो भूमिका अदा होती है, जहां पे इंडिया को उन्होंने रिकवर करनी, पूरी इंडिया की जो थी ना, पूरी रिकवर करवा देता इंडिया को, ना बुरा हाल हो गया था इंडिया का, ठीक है ना। उन्होंने क्या है, फॉरेन कैपिटल की रिस्ट्रिक्शन हटा दी थी। उन्होंने कहा कि भाई आने दो, क्योंकि जब बाहर से कैपिटल आएगी ना तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, नई नई चीजें आती है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या है, इसको हटाया फिर इस पॉइंट को भी। ये बहुत बेकार चीज है, कुछ कुछ चीजें बेकार थी। सेंट्रलाइज प्लानिंग, मतलब प्लानिंग को क्या एक सेंट्रल हाथों में रख दिया, यानी मेन हाथ में रख दिया और वहीं से इसकी प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। सेंट्रलाइज प्लानिंग की बात की गई इसके अंदर, याद रखना, ठीक है ना। अलग अलग प्लानिंग नहीं हुई है, सिर्फ सेंट्रलाइज, यानी एक ही बार में, ठीक है, एक ही जगह पे प्लानिंग की बात हुई है। उसके अलावा फेरा की बात करते हैं। फेरा, ठीक है, जो कि इसके अंदर ही पढ़े जाते थे, मगर अभी मैं इसको ज्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने बताया ना ज्यादा डीप नहीं है आपके लिए। खाली आपको इतना समझना है कि फॉरेन से ना लोन लेने पे तो ज्यादा विश्वास किया गया कि लोन ले लेंगे एक टाइम को, बट एफडीआई नहीं आने देंगे। यहाँ पे इसका मतलब ये था, एफडीआई आने पे मना कर दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता, फॉरेन कैपिटल को आने में रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। उसी के अंदर दो पॉइंट देखने को मिलते हैं, फेरा और फेमा। फेरा मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। सिर्फ आपको क्या करना है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, अगर एक नंबर में आता है तो आप पीछे ना रहें किसी से भी, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जबकि फेमा की अगर हम बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फेमा, ये फेना ही लेना ऐसी कोई कुछ नहीं है। बहुत सारे बोलते हैं ना कि फेना ही लेना, बेटे फेना नहीं है, फेमा है,
फेमा, फेमा क्या कहता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि आई थिंक ज्यादा मुझे याद है 1999 1999 में आया था, ठीक है ना। इसी को ही मतलब रिकंस्ट्रक्ट किया था, मतलब एक तरह से ये पहले फेरा आया था, उसमें बहुत सारी खामियां थी, गलत कुछ दिक्कतें थी, तो उसको बाद में क्या है एक तरह से अपडेटेड वर्जन लेके आए फेमा, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो यहाँ तक उतार लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट और हैं, उसको खत्म करके क्लोज करते हैं इसे। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका अचीवमेंट्स ऑब्लिक सक्सेस ऑफ प्लानिंग है, और इसके बाद मैंने कहा था दो टॉपिक है, एक ये रहा, इसके बाद एक और है, चैप्टर खत्म, ठीक है ना। तो अचीवमेंट्स ऑब्लिक सक्सेस ऑफ प्लानिंग की अगर हम बात करें तो बहुत आसान सा है। प्लानिंग की सक्सेस ये थी कि आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई। अगर आपने प्लानिंग करी है तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होना ही था, तो नेशनल इनकम यानी आपकी इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। आप ये भी बोल दो यहाँ पे कि जीडीपी इंक्रीज हुई है तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो नेशनल इनकम आपकी इंक्रीज हुई, ठीक है ना। अगर नेशनल इनकम बड़ी होगी तो गारंटीड पर कैपिटा इनकम भी बड़ी होगी। 2 पॉइंट तो सिमिलर हो गए कि नेशनल इनकम बढ़ी है, इसका मतलब पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, और अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ी है इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी होगी, रोजगार भी तो बढ़ा होगा, तभी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। तो नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ, पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज हुआ, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में भी इंक्रीज हुआ। जब ये तीनों इंक्रीज होंगे तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी लोगों की बढ़ना शुरू हो जाएगी, और इकोनॉमी में भी सेविंग इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ेगा। क्लियर हो गया ना। तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, उसके अलावा राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, 4 पॉइंट तो आपको समझ में आ गए। उसके अलावा ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ग्रोथ तो आप समझते हो, डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है फैलाव, ठीक है ना, यानी एक विस्तार होने लग गया था, फैलाव, इंडस्ट्री मतलब बहुत बड़े स्तर पे फैलने लग गई थी। इसने ये बोला कि तो ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन हुआ इंडस्ट्री का, और अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी तो गारंटी हमारा जो व्यापार है बाहर तक भी पहुंचने लग गया था, यानी इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में भी हमारा इंक्रीज होने लग गया था। तो 4 + 2 6, पहले 4 कौन कौन से थे, नेशनल इनकम बढ़ा, पर कैपिटा इनकम बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा और सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ठीक है। उसके अलावा ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन भी इंडस्ट्री का, और उसके बेनिफिट ये थे कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ेगा। क्लियर है। अब बस से 2, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ध्यान से देखें तो इनमें भी आपके क्या है सुधार हुआ, मगर इतना नहीं हुआ कि जो फायदेमंद रहे, बट काफी हद तक तो हो ही गया था, ठीक है ना। कुछ हद तक फायदा तो मिल ही गया था। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपसे कोई पूछे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जांपल अगर आते हैं 3 आते हैं और एक उसमें सोशल दिया होता है, तो इनमें से कौन सा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपको पहचानना पड़ेगा, या इनमें से कौन से पॉइंट आपके उसके हैं, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो बेटा जब पता होगा तभी तो लिखोगे ना, तो याद लिख लेना कुछ पॉइंट्स। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन किसके अंदर आता है, इकोनॉमिक के अंदर आता है, ठीक है। पोस्ट टेलीग्राफ टाइप की चीजें कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रोड रेलवे टाइप की चीजें जितनी भी है, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन यहाँ आ गया। इरिगेशन एंड पावर जनरेशन कैपेसिटी, सिंचाई विचाई से संबंधित, ठीक है, पावर से रिलेटेड सब यही आता है। बैंकिंग इंश्योरेंस फैसिलिटी सब हमारी किसके अंदर है, इकोनॉमिक का पार्ट है। बट अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है वो, ठीक है, बट अगर वो सोशल बोलता है तो जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशनल फैसिलिटी, स्कूल टाइप की चीजें, हाउसिंग हो गया। हाउसिंग यानी जो घर मकान मिलते हैं ना, प्रधानमंत्री आवासीय योजना एंड ऑल आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो वो हाउसिंग जो आपको जो प्लान्स आते हैं, ठीक है, योजनाएं आती है, वो इसके अंदर आएगी, इसके अंदर। तो हेल्थ, एजुकेशनल, हाउसिंग सब यहाँ, बाकी सब यहाँ, ठीक है ना। तो कुछ हद तक इनमें सुधार हुआ था, बट ज्यादा भी नहीं हुआ, कुछ कमियां भी थी, ठीक है ना। तो ये फटाफट से 6 से 8 पॉइंट उतार लो फटाफट से, क्योंकि ये कुछ था नहीं खास इसमें। लास्ट पॉइंट करते हैं, चलो लास्ट पॉइंट खत्म करते हैं। फेलियर्स ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग में कुछ खामियां भी थी, कुछ दिक्कतें भी थी, वो दिक्कतें देख लेते हैं। पहला, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन का रेट है ना, वो बच्चे बहुत बढ़ने लग गया। इन्फ्लेशन मतलब होता है, पहले समझा देता हूँ, इन्फ्लेशन मतलब होता है जब आपके गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें, यानी जो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, बढ़ने लग जाती है, यानी आपकी चीजें महंगी होने लग गई है अब, ठीक है। ये यानी यहाँ पे क्या हुआ, गुड्स, ठीक है, एंड सर्विसेज की जो प्राइजेस हैं वो क्या होने लग गए, बढ़ने लग गए। इसका मतलब ये सारे महंगे हो गए, ठीक है ना। ये और ये भी बोल सकते हो आप कि आपकी मनी की जो वैल्यू थी, ठीक है, जो मनी की वैल्यू जो थी वो क्या हो गई, गिरने लग गई। आप देख सकते हो ना, पहले 5 रुपए में बहुत कुछ आ जाता था, आज 5 में कुछ नहीं आता, क्योंकि आपके 5 रुपए की वैल्यू क्या होगी, गिर गई है, यानी अब मनी की वैल्यू गिर गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि मनी इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन है, मनी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वो चीज होती है जब आपके गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें बढ़ जाती है, यानी आपकी जो वस्तु और सेवाएं है ना, वो महंगी हो रही है, ठीक है ना, यानी आपकी मनी की वैल्यू गिर रही है, इसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ये काफी ज्यादा बढ़ गया था हमारे यहाँ, बहुत बड़ी दिक्कत ये जो चल रही है आज के टाइम पे भी, ठीक है ना।
उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, बच्चे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है यानी बेरोजगारी बहुत बड़ा यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्राइसिस, संक्रमण बोलते क्या बोलते हैं, ठीक है ना, तो देख लेना एग्जैक्ट हिंदी। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस यानी ये बहुत बड़ा एक आपदा टाइप की यहाँ पड़ गई थी, दिक्कत आ गई थी। क्या हुआ था, एट द एंड ऑफ फर्स्ट प्लान, यानी जब आपका पहला प्लान खत्म हुआ था 1951 से 1956 के बीच में जो चला था ये, और जब 1956 में जब ये खत्म हुआ था ना, उस वक्त 53 लाख यानी 53 लाख पर्सन ऐसे थे जो बेरोजगार थे, और ये नंबर ना बढ़ करके रोज टू ओवर 4 करोड़ यानी 4 करोड़ हो गया था एट द एंड ऑफ 11th प्लान। तो सोचो 53 लाख यानी 50 लाख के आसपास लोग जो थे, यानी 53-50 लाख के आसपास हो गया, ठीक है ना, तो उसके आसपास जो लोग थे 53 लाख के आसपास वो अनएम्प्लॉयड थे, और ये नंबर बढ़ कर 4 करोड़ हो गया था 11th प्लान के आसपास, ठीक है, नहीं 2012 के आसपास, ठीक है ना। आगे हमारे जो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था जो भी हम पढ़ रहे थे उसमें सुधार तो हुआ था मगर अभी भी वो इनएडिक्वेट था। इनएडिक्वेट मतलब था अपर्याप्त, पूरी तरह से पर्याप्त नहीं था, अभी भी बहुत ज्यादा क्या था इसमें, मतलब बहुत अभी कम लेवल पे था, वो और बढ़ाना है अभी उसे, ठीक है ना। आगे स्क्यूड मतलब क्या होता है, अनइक्वल, इसका मतलब देख लेना, ठीक है ना, अनइक्वल देख लेना, मतलब लिख लो, यहीं पे लिखा हुआ मैंने, अनइक्वल होता है हमारे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ था, यानी हमारे इनकम वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है, बिल्कुल ये, ठीक है ना, या ठीक है इनकम के बेस अगर बोलते मैं इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। स्क्यूड मतलब ऐसा अनइक्वल होता है मतलब असमान, बट इनकम के केस में अगर हम देखें तो इनइक्वल वर्ड यूज करते हैं। अब इनइक्वल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखा होगा आपने बहुत सारे लोग जो है ना, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, ये किसका परिणाम है, हमारे जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इनइक्वल है, क्या है, इनइक्वल है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर हो गया। तो इनकम वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन दिक्कत होने के कारण ये हो गया। आगे एब्जेक्ट मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, यानी हाई लेवल, क्या, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी बहुत ज्यादा थी। कैसे, 21.9% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे जो है ना वो कितने परसेंट, 21.9% यानी 21.9% लोग रहते हैं। उसके अलावा 50% ऑफ दोस्त जो कि एब्सोल्युटली पुअर है, जो पूरी तरह से गरीब है, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ के गरीब, जो वर्ल्ड में पूरी तरह से गरीब है, वो देखे गए ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, इंडिया में देखने को मिलेंगे, क्लियर हो गया। यानी 50% ऑफ दोज हु आर एब्सोल्युटली पुअर इन द वर्ल्ड आर लिविंग इन इंडिया, ठीक है ना। तो पॉइंट्स खत्म हो गए, काफी आसान से पॉइंट्स थे, तो हमने चैप्टर खत्म कर लिया। फिर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जा सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपको मेरा पढ़ाना सही लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपको दोबारा बोलूंगा प्लीज थोड़ा सा ना, एक होता ना कि जैसे बातचीत टाइप में करना है, यानी कमेंट करा किया करो, पता तो चले कि आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो प्लीज कमेंट करो कि आपने यहाँ तक हो गया, अगला चैप्टर कब तक आएगा, कि मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सब कुछ बताया करो, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।